चलो ऑटो चलो बेटा चालू करें। ठीक, इमरजेंसी एंड लाइफ सपोर्ट्स ये पढ़ना हमको डिटेल से। ठीक, तो आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर। इसमें क्या है, इमरजेंसी एंड लाइफ सपोर्ट केयर फोकस ऑन द इमीडिएट असेसमेंट एंड द इंटरवेंशन। ठीक है, टाइमली एक्शन कैन बी सेव द लाइफ एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट बी स्किल्ड इन द सीपीआर शॉक मैनेजमेंट एंड द पेशेंट विद स्टेबलाइजेशन। तो बेटा इसमें क्या क्या है, सबसे पहले समझो कि हमको पढ़ना है। मतलब कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उससे क्या करना है। तो सपोज कर लो कि अगर कोई पेशेंट शॉक में आता है, शॉक का मतलब क्या होता है कि बीपी जो होती है 90 और 60 से पहुँच जाता है, उसको शॉक होता है। तो उस पेशेंट को या तो कोई पेशेंट ऐसा है जो कि अनकॉन्शियस स्टेट में है, तो मुझे सीपीआर देने आना चाहिए, शॉक को मैनेज करना आना चाहिए रिपोर्टिंग में, मतलब इमरजेंसी में, और पेशेंट को स्टेबलाइज कर। ये है मतलब स्वास्थ्य यहाँ पे कि कैसे पढ़ना है। अब पढ़ना क्या क्या है, सपोज कर लो कार्डियोपल्मोनरी, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी लाइफ सपोर्ट सीपीएलएस। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सीपीएलएस होती है इमरजेंसी प्रोसीजर टू मेंटेन एयर ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इसमें क्या है, सीपीआर जो होती है डिफिब्रिलेशन एंड द रेस्क्यू ब्रीदिंग, ये काम करना है इसमें। एप्लीकेबल इसका कार्डियक करें एंड द स्टार्टिंग करें, दो जगह, एक तो कार्डियक करें, दूसरा स्टार्टिंग फेल्योर में हम इसको यूज करें। ठीक, हम आते हैं अब सीपीआर मेथड में कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पेशेंट जो कि रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद कॉल फॉर हेल्प करेंगे, फिर ओपन एयर में चेक ब्रीदिंग, चेस्ट कंप्रेशन जो होती है 30:2 के रेशियो में देते हैं, कंप्रेशन 30 करेंगे और ब्रीथ 2 देते हैं, तो उसको हम 30:2 का रेशियो होता है। जो कंप्रेशन होता है वो 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, 1/3 का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेट जो होती है 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए। ये हो गया मेरा सीपीआर। इसमें करके क्या क्या सब सकते हैं, सेक एंड साउट, पेशेंट को देखेंगे जो अनकॉन्शियस पड़ा है उसको, उसके बाद कॉल करेंगे 911 पे, चेक करेंगे ब्रीदिंग को, उसके बाद प्लेस योर हैंड एट द सेंटर एंड डियर चेस्ट, उसके बाद पुश हार्ड एंड फास्ट अबाउट द ट्वाइस पर सेकेंड। अगर अभी भी मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद भी पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो उसको फिर से रिपीट करें। ये मेरा हो गया सीपीआर कैसे करते हैं। अब आते हैं चिल्ड्रन में क्या करते हैं। तो चिल्ड्रन में इंश्योर करते हैं, सेम सब कुछ होता है वहाँ पे। इंश्योर करेंगे सीन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे जो 1/3 ऑफ द चेस्ट को कंप्रेस करेंगे। यहाँ पे अगर सिंगल स्क्रूअर है तो 30:2, अगर 2 स्क्रूअर होता है तो यहाँ पे 15:2 होता है। इसमें चाइल्ड के केसेस में, जबकि एडल्ट के केस में चाहे 1 स्क्रूअर है 2 स्क्रूअर है, दोनों के केस में 30:2 होता है। पेडियाट्रिक, ठीक है, में अगर एडीडी है तो एसेसिबल है तो उसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इन्फेंट के केसेस में। तो इन्फेंट में क्या होता है, 2 फिंगर 2 थंब टेक्निक को हम यूज करते हैं, कंप्रेस करते हैं 1/3 ऑफ द चेस्ट को। रेशियो जो होती है यहाँ पे एक गलत लिखा है, 3:1 होता है इन्फेंट के केस में। ठीक है, ये 3:1 होता है। जेंटल एंड रेस्क्यू ब्रीथ करते हैं 3:1 याद। अब हम बात करते हैं डिफिब्रिलेशन। जो डिफिब्रिलेशन होती है इसमें क्या होता है, डिफिब्रिलेशन जो होती है इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक शॉक, रिस्टोर द नॉर्मल रिदम, इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस बीटिंग। ये ईडी और मैनुअल डिफिब्रिलेशन फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर, इसके लिए हम लोग डिफिब्रिलेशन को यूज करते हैं। देन बेटा हम बात करते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग। रेस्क्यू ब्रीदिंग में क्या होता है, यूज्ड व्हेन द पेशेंट हैज पल्स बट इज नॉट ब्रीदिंग, पल्स है लेकिन ब्रीदिंग नहीं है, उस कंडीशन में यूज करते हैं। एडल्ट की बात करते हैं तो 1 ब्रीथ एवरी 5 to 6 सेकेंड। चिल्ड्रन की बात करते हैं तो 1 ब्रीथ एवरी 3 to 5 सेकेंड। इंश्योर चेस्ट राइज इन द ईच ब्रीथ। पूरा मतलब रिक्वायरिंग होना चाहिए, कहने का मतलब ये हो गया। अब आते हैं शॉक। शॉक होता क्या है, तो शॉक इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू द इनएडेक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट आर द एसेंशियल, इसमें होता है शॉक के केसेस। उसके बाद आता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक
ब्लड या फ्लूइड लॉस होने की वजह से होता है, जैसे वोमिटिंग हो गया या किसी को चोट लगी ब्लड निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया और पेन स्कीम हो जाती है। मैनेज कैसे करते हैं, कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल कर दो, जहाँ से फ्लूइड निकल रहा है लाइट फ्लूइड दे करके फ्लूइड को बढ़ा दो, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दो, जरूरत पड़े तो। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक को कैसे पहचानूंगा कि इसको हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कंफ्यूजन एंजाइटी होने लगेगा, कोल्ड क्लाइमेट स्किन हो जाएगा, फीलिंग वीक एंड टायर्ड, पेशेंट वीक और टायर्ड फील करेगा। देन हम बात करते हैं सेप्टिक शॉक। जो सेप्टिक शॉक होती है सीवियर इन्फेक्शन के केस में होता है, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन के केस में पेशेंट शॉक में चला जाता है, फीवर लो बीपी मेंटल स्टेटस होता है, एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक फ्रूट या वैसोप्रेशर से इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो सेप्टिक शॉक में होता क्या है, बैक्टीरिया हो गया, वो क्या किया, वो व्हाइट WBC के संपर्क में आता है, उसके बाद क्या करता है बेटा, यहाँ पे वैसोडायलेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से साइटोकाइन रिलीज होता है, तो फिर वेसल से जो फ्लूइड होती है लीक हो जाती है, ठीक है। ये काम करना है। अब हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। जो कार्डियोजेनिक शॉक होती है ये हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, कार्ड वाला हार्ट फेलियर, यहाँ पे चेस्ट पेन, पल्मोनरी एडिमा और बीपी कम हो जाती है। मैनेज कैसे करते हैं बेटा, ऑक्सीजन दे दो, आयरन ड्रॉप्स दे दो, और जो भी अंडरलाइन बात है उसको रिड्यूस करो। कार्डियक आउटपुट इसमें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद ACWP इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद CVP या RAP जो होती है इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये सब कार्डियोजेनिक शॉक में साइंस से जो भी समझ लो। अब हम बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। जो एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा, उसमें क्या हो जाता है, जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, सपोज करो कोई एंटीबॉडी किसी को दे रहे हो, किसी को ब्लड एंटीबायोटिक दे रहे हो, उस समय बहुत तेजी से रिएक्शन होने के बाद हमारा सांस लेने में दिक्कत होने लगे, या कोई स्किन पे रैशेस वगैरह बन जाए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एयर में स्वेलिंग हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाता है, रैश बन जाता है, ये तो इसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसमें क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन, ऑक्सीजन और आईवी फ्लूइड एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे दो तो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेप्सिस एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। सेप्सिस एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में क्या होता है, सेप्सिस जो होती है लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से ये लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट और ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। सपोज कर लो अगर इसने हार्ट को अफेक्ट किया तो हाइपोटेंशन, मॉडरेट इस्कीमिया, अल्टर माइक्रोवैस्कुलर, लैटरल कैलेबर बढ़ा देगा, अल्टर इकोकार्डियोजेनिक वेरिएबल हो जाता है। हिपैटिक को अगर इन्वॉल्व करेगा लीवर को तो बिलिरुबिन और लीवर एंजाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। रीनल को इन्वॉल्व करेगा कैल्शियम, सीरम, क्रिएटिनिन, ब्लड में यूरिया, नाइट्रोजन का लेवल और बायोमार्कर बढ़ जाएंगे। अब न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, ब्रेन में इन्वॉल्व करेगा तो अल्टर मेंटल स्ट्रेसेस, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन हो जाएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हाइपोक्सेमिया हो जाएगी। और हीमेटोलॉजी की बात करते हैं तो लो प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाएगा, डीआईसी हो जाएगी, पीएचसी हो जाएगी, ठीक है, विदाउट इसमें, ठीक। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड क्लियर सेप्सिस, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वाइटल साइन, जो वाइटल साइन होते हैं उसको मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन के रेटिव फ्लूइड बैलेंस करेंगे, लेवल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी इक्विपमेंट हैंडलिंग। इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट, इंश्योर इफेक्टिव केयर, रेगुलर चेकअप एंड मेंटेनेंस आर एसेंशियल, ये सब चीज़ें होती है इसमें। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, इसमें क्या होता है, नेजल कैनुला होता है, सिंपल फेस मास्क होता है, नॉन ब्रीथिंग मास्क होता है, वेंचुरी मास्क होता है और करेक्ट है कोचिंग, ठीक है। तो ध्यान से देखो, रेगुलर मास्क है, एक्स्ट्रा अगर वैल्यू कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलर मास्क, एक फेस मास्क है और नेजल कैनुला है, ठीक। अब आते हैं सक्शन ऑपरेटर्स। जो सक्शन ऑपरेटर्स होता है वो क्या होता है, ये हम एयरवे को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। इसको एयरवे को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं बेटा। इसमें मैनुअल और इलेक्ट्रिकल सेक्शन दोनों होता है और इंश्योर करते हैं कि प्रेशर हो, मतलब सही प्रेशर हो और स्टराइल कितने की, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो इंजरी होने के चांसेस होगा। हम बात करते हैं बेटा वेंटिलेटर एंड
वेंटिलेटर, इसमें क्या होता है, वेंटिलेटर जो होती है वो रिस्टोर करता है कार्डियक रिदम को, वेंटिलेटर जो होती है सपोर्ट करता है ब्रीदिंग में, ठीक है। सपोज करो जो वेंटिलेटर होता है अगर किसी को पल्स नहीं आ रहा है या पल्सलेस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम वेंटिलेटर यूज करते हैं, ठीक है। अगर सीधी लाइन में करती है तो भी कर सकते हैं, या नहीं सीधी लाइन होगी तो जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी भी जब चेंजेज आने लगती है उस कंडीशन में हम करते हैं रिदम और रेट को सही करने के लिए, ठीक है। वेंटिलेटरी सपोर्ट में क्या हो जाता है, जब खुद से सांस नहीं ले पाता तो मैकेनिकली सांस लेने के लिए करते हैं, ठीक है। प्रॉपर सेटअप और मॉनिटरिंग करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं बेटा इन्फ्यूजन पंप। तो इन्फ्यूजन पंप होता क्या है, ये यूज करते हैं एक्यूरेट ड्रग और फ्लूइड डिलीवरी, मतलब क्या होता है कि जो इन्फ्यूजन पंप होता है वो एक फिक्स रेट से लंबे समय तक चलाने हो, लंबे समय सेंस के घंटों में, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इन्फ्यूजन पंप, ठीक है। कॉमनली आईसीयू और इमरजेंसी केयर में इसको यूज कर सकते हैं, करेक्ट करते हैं रेट और रिलायंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेशेंट स्टेबलाइजेशन। पेशेंट स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, फोकस ऑन ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इमोबिलाइजेशन, ऑक्सीजन थेरेपी एंड आईवी असिस्ट टू द प्रायोरिटी। क्या मतलब होता है, पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले वो पेशेंट आता है तो उसका एयर मैनेज करो, ब्रीदिंग मैनेज करो, सर्कुलेशन मैनेज करो, ठीक है। पेशेंट को इमोबिलाइज कर दो, ऑक्सीजन दो, आईवी असिस्ट लगाओ, यही सब तो होता है इमरजेंसी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा ट्रायज इन इमरजेंसी। जो ट्रायज इन इमरजेंसी में होती है, कई बार मैंने बता रखा है आपको कि जो ट्रायज होता है बेटा हम सिवियरिटी के बेस पे इसको क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। जिसको ज़्यादा नीड होती है ट्रीटमेंट की उसको हम हाई रिस्क लेवल में रखते हैं रेड, जैसे कार्डियक रेट होता है, ठीक है। मीडियम में हम एलो को रखते हैं जैसे डायबिटिक हो गया, और लो में हम उसको रखते हैं जिसको मतलब कि सिम्टम ठीक है, कोई दिक्कतें हो रही, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब कंडीशन हो गई ट्रायल सिस्टम, ठीक है। कैटेगरी में क्या होगा, इमीडिएट, अर्जेंट, डिलेड और एक्सपेक्टेंट। इंश्योर जो होती है क्या करेंगे, इंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। फिर हम बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ केयर टीम। इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एसेंशियल, इनक्लूड कौन से आते हैं, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, ओटी टेक्नीशियन हो गए, सपोर्ट स्टाफ हो गए, ये टीम वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूजन, इमरजेंसी एंड लाइफ सपोर्ट स्किल जो होती है इसेंशियल फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, प्रॉम्प्ट सीपीआर, शॉक मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट हैंडलिंग सेव लाइफ, प्रॉपर टीम वर्क एंड द प्रोफेशनल इंश्योर इफेक्टिव केयर। इसमें कोई डाउट है नहीं बेटा, क्वेश्चन आपसे जो आएगा वो मैं एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले आपको इमरजेंसी एंड लाइफ सपोर्ट में सबसे पूछा गया कि होता क्या है। अब किसी हॉस्पिटल में गए, आपने किसी हॉस्पिटल में गए हो, वहाँ पे जो इमरजेंसी देखा होगा, वो इमरजेंसी में वहाँ पे जो जो भी प्रोसीजर होता है वो एक बार अपने दिमाग में बैठाओ बेटा, और उसी को इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे पहले CPLS, ठीक है। CPLS में सबसे पहले तो CPLS का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा, और CPLS में करते हैं कार्डियोपल्मोनरी, मतलब हार्ट और लंग्स दोनों के लिए, दो हार्ट और लंग्स दोनों दो आर्गन के लिए यूज करते हैं। पहला काम है इसमें क्या हो गया, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। एयरवे और ब्रीदिंग जो होते हैं पल्मोनरी से रिलेटेड हो गया, सर्कुलेशन जो कि कार्डियक, तो जो दो आर्गन यहाँ पे याद रखना, वहीं CPR, डिफिब्रिलेशन और रेस्क्यू ब्रीदिंग ये देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एडल्ट के CPR में आपसे बेटा जो पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या करते हैं। एक बार जो PLS बताए थे, लगभग PLS के साथ साथ वैसे हैं। सबसे पहले देखो कि कोई पेशेंट अगर रोड साइड पे क्या है, सबसे पहले क्या अनरिस्पॉन्सिव है उसको पहले चेक करोगे, उसके बाद फिर वहाँ की सीन ऑफ सेफ्टी देखोगे, उसके बाद चिल्लाओगे तो कोई और हेल्प करेगा, कोई और दिला देगा। तो जो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले तो बेटा पूछा जाता है कि जो आपका चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथ का रेशियो क्या होता है। तो एडल्ट के केस में चाहिए रेस्ट ड्यूर है, दोनों रेस्ट ड्यूर है, दोनों के केसेस में 40:2 होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे
एग्जाम में पूछा था तो क्यों वर्तमान तो जरूर पूछा जाएगा। कंप्रेशन में कितना जाना चाहिए, 5 से 6 मीटर डेप्थ तक हमको कंप्रेस करना है चेस्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या करना, रेट जो होना चाहिए 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए, ये जरूर याद रखना है। एडल्ट के केस में जरूर पूछा जाएगा। अब पेडियाट्रिक केस में क्या पूछा जाएगा, 1/3 चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए। अगर सिंगल स्टोवर है तो 30:2 एडल्ट की तरह, लेकिन 2 स्टोवर है बेटा तो 15:2 होना चाहिए, ये याद रखना जरूर। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इन्फेंट में जो पूछा जाएगा, ये 1/3 तो सही लिखा है, लेकिन ये नहीं सही लिखा है, 3:1 का रेशियो, ये याद रखना। अब आते हैं डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या होता है, डिप्लॉयड डिफिब्रिलेटर, जिसको हम यहाँ प्रेस किए हैं, क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा। डिफिब्रिलेटर होता क्या है और क्यों करते हैं। तो जब कोई भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है और स्ट्रेस, ठीक है, या नॉन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, इस दो कंडीशन में हम डिफिब्रिलेटर को यूज करते हैं। अब ये पूछो कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या होता है। टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको बेटा पूछा जाएगा ये क्या होगा, ये रेस्क्यू ब्रीथ कर रहे हैं, रेस्क्यू ब्रीथिंग दे रहे हैं, तो ये पूछा जाएगा 1 मिनट जो होती है हर 5 से 6 सेकंड में लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में लगभग कितना हो गया, कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 5 में 1 दे रही है तो लगभग कितने सेकंड देंगे, 60 सेकंड। 5 को डिवाइड कर दो 60 से, जो वैल्यू आएगी उसमें देंगे, क्योंकि नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है 12 से 16 होती है। चिल्ड्रेन और इन्फेंट के केस में इनकी ब्रीथिंग रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इनको 3 से 5 नहीं कर दे दो, और ठीक है। और कोशिश ये करो, इसलिए बीच में रुकते हैं क्योंकि जो चेस्ट पूरी तरह से रिक्वायर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे शॉक का डेफिनेशन पूछा जाता है, तो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन वर्ड जरूर बोलना यहाँ पे, ठीक, ये हो जाएगा आपको। उसके बाद में हाइपोवोलेमिक शॉक का टाइप होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक होता है मतलब फ्लूइड हमारे शरीर से बाहर चला गया, कहाँ से, ब्लड वेसल से बाहर चला गया, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्लूइड बाहर जाएगा क्या होगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा पेशेंट, तो टैकीकार्डिया पेन स्किन हो जाएगा, तो ब्लड का लॉस और ऐसे क्रिटिकल कैसे करोगे, तो जो जहाँ से ब्लीड हो रही है उसको बंद कर दो, आगे फ्लूइड दे करके रोड को बढ़ा दो, ठीक है। या कभी जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड ज़्यादा निकल गया है। तो सेप्टिक शॉक में क्या होगा, इन्फेक्शन के बाद जो भी शॉक में पेशेंट जाता है उसको बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ पे एंटीबायोटिक बोलते जरूर है। सेप्टिक शॉक में इकलौता शॉक होता है जहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं आता, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, हार्ट फेल की वजह से होता है कार्डियोजेनिक शॉक, ये याद रखना। तो हार्ट को फेलियर से बचाने के लिए ऑक्सीजन दे दो, हम लोग क्लास को क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनाफाइलेटिक में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से, जैसे किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे, दूसरे ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उस कंडीशन में जो होता है उसको एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सेप्टिक एंड मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, सभी ऑर्गन में डिस्फंक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत देख लो कौन कौन से ऑर्गन में डिस्फंक्शन हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सेप्सिस जो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो गया है, उसके बाद आते हैं अपना कि जो मॉनिटरिंग करते हैं सेप्सिस में क्या क्या देते हैं, ठीक है, इसको जरूर देख लेना। उसके बाद इमरजेंसी इक्विपमेंट में क्या क्या होता है सबको पता है। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस से जरूर याद कर लेना, नेजल कैनुला, सिंपल मास्क, रेडियो मास्क, वेंचुरी मास्क होता है। उसके HFMC हो गया है, अब नहीं होता तो फिर आपके डिस्टेंस कर इंटुबेट करके उसको डिस्टेंस होता है। उसके बाद आपके सक्शन का ब्लड ऐसे क्या करता है, इसको क्यों जरूरत होती है, अगर नहीं करेगा तो हमारा ट्रेकिया में चला जाएगा, ट्रेकिया में जाने पे इस डायरेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होता है, गल में जाकर के निमोनिया कैच कर देगा या जाकर के फंस जाएगा ट्रेकिया में, तो भी दिक्कतें हो जाएगी, बेटा एक्सपायर कर देगा, उसका एक्सपायरेशन हो गई। ये कहाँ है, ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन तो डिफिब्रिलेटर पहचाने पा सकता है, बेटा डिफिब्रिलेटर कैसा दिखता है। इन्फ्यूजन पंप के लिए इमरजेंसी एसोसिएटिव में करते हैं एक फिक्स रेट से ड्रग देने के लिए, किससे, फिक्स ड्रग से। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्फ्यूजन पंप क्यों यूज करते हैं, तो एक फिक्स रेट अगर 5 हमको सपोज कर लो कि 5 ml पर आवर की स्पीड से देना है ड्रग, तो उस रेट से देगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद पेशेंट स्टेबलाइजेशन सबको आता है, एक ट्राई जरूर याद कर लेना, इसमें सीवीआरटी के बेस पर ट्राई करें, सीवीआरटी के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ट्राई बनाया गया है। जिसको सबसे ज़्यादा डॉक्टर या हॉस्पिटल की नीड होती है बेटा उसको हाई मतलब रेड कैटेगरी में डाला गया है, जो जिसको सबसे कम होती है उसको ब्लैक होता है। यहाँ पे लिखा है तो सेकंड लोएस्ट लेवल लिखा है वो वाले को,
इतनी हो गई। अब इसमें कोई और क्वेश्चन हो या और कोई डाउट हो बेटा तो आप पूछ सकते हो, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, पूछ लेना। थैंक यू।